नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरजे गौरी है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में। दोस्तों, हमें बेहद खुशी है कि आपने प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स के नए सेक्शन माने कि दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के अपडेट से जुड़े नए सेक्शन की काफी सराहना की है और आपको ये अच्छा लग रहा है। दोस्तों, जब आप अपने विचार, अपने सुझाव हमारे साथ साझा करते हैं तो सच मानिए हमें एक नई प्रेरणा मिलती है इस शो को और बेहतर बनाने के लिए, इसके कंटेंट पर और सीरियसली काम करने के लिए। तो इसी तरह अपना प्यार रेडियो उड़ान के साथ बनाए रखें और हम आपसे वादा करते हैं कि डिसेबिलिटी जगत से जुड़ी ऑथेंटिक और लेटेस्ट जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, रेडियो उड़ान की ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं की है तो आप इसे तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। साथ ही आप रेडियो उड़ान की लाइव स्ट्रीमिंग भी सुन सकते हैं थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स जैसे एलेक्सा, ट्यून इन या फिर किसी भी ऑनलाइन रेडियो वेबकास्ट साइट पर। दोस्तों, हम जानते हैं कि रेडियो उड़ान से आप बहुत प्यार करते हैं, हमारे शोज को बहुत ध्यान से सुनते हैं और हमारे चैनल से जुड़ी हर एक अपडेट में इंटरेस्ट रखते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल से जुड़ी अपडेट्स आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज पर और साथ ही हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी। और इसी के साथ अगर आपने कोई भी शो मिस कर दिया हो या आपको कोई शो इतना पसंद आया हो जिसे आप फिर से एक बार सुनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर रेडियो उड़ान के कई सारे शोज अपलोडेड हैं और आप इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा सकते हैं, जिससे आपको हर एक शो के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। बहरहाल दोस्तों, हमें पूरा यकीन है कि आप इन बारिश के दिनों में अपना और अपनी फैमिली का पूरा ख्याल रख रहे हैं और साथ ही इन बारिश के दिनों को गर्म चाय के साथ एंजॉय भी कर रहे हैं। दोस्तों, बारिश के इन दिनों में रेडियो उड़ान के गानों के साथ आपके दिन झूमते हुए बीते जा रहे होंगे, लेकिन साथ ही आइए आप ध्यान देते हैं थोड़ा सा अपडेट होने की तरफ। आइए अपनी जानकारी बढ़ाते हैं और देखते हैं कि देश भर में, दुनिया भर में डिसेबिलिटी जगत में क्या चल रहा है, कौन सी जॉब अलर्ट्स आपकी तरफ आ रहे हैं और क्या है DEPWD के लेटेस्ट अपडेट्स। तो आइए शो की शुरुआत करते हैं। पहले सुनते हैं आज की शो की हेडलाइंस। विकलांग बच्चों के लिए सुरक्षात्मक वातावरण करना होगा सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने कहा। गोवा को 2 सांकेतिक भाषा डिप्लोमा पाठ्यक्रम मिले। एक दिव्यांग महिला हुई 15 दिनों से लापता। दिमाग से 40% दिव्यांग लेकिन हौसला 200% का। सुनेंगे रांची की अरूबा का कमाल। सुनेंगे जॉब अलर्ट और छात्रवृत्ति के बारे में। विकलांगता कोटा के नए नियम दिव्यांगों के लिए जीवन को कर सकते हैं कठिन। चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा। IAS स्मिता सबरवाल के खिलाफ याचिका। बेंगलुरु में परिवर्तनकारी पुनर्वास सेवाओं का 1 वर्ष। सुनेंगे सूटकेस हत्याकांड के बारे में। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, खबर रायपुर से। दरअसल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने सभी बच्चों के लिए अधिक न्याय संगत भविष्य सुनिश्चित करने के लिए विधायी परिवर्तन, समावेशी शिक्षा प्रथाओं, स्वास्थ्य सेवा सुधारों और सामाजिक संवेदनशीलता में ठोस प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। वे पिछले शनिवार को छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति द्वारा आयोजित विकलांग बच्चों के संरक्षण पर राज्य स्तरीय हितधारकों के परामर्श के 9वें दौर को संबोधित कर रहे थे। अपने उद्घाटन भाषण में मुख्य न्यायाधीश ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक एकीकरण तक पहुंच में विकलांग बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने सभी बच्चों के लिए अधिक न्याय संगत भविष्य सुनिश्चित करने के लिए विधायी परिवर्तन, समावेशी शिक्षा प्रथाओं, स्वास्थ्य सेवा सुधारों और सामाजिक संवेदनशीलता में ठोस प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। महात्मा गांधी के उदाहरण का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी समाज का माप ये पाया जा सकता है कि वो अपने सबसे कमजोर सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं।
मुख्य न्यायाधीश ने हितधारकों के बीच सहयोग और नीति प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए अंतर विभागीय सहयोग का आह्वान किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत विकलांग प्रत्येक बच्चे के लिए एक सम्मानजनक जीवन को मौलिक अधिकार के रूप में सुरक्षित किया जाए, इस बात की भी पहल की। उन्होंने न्यायमूर्ति PN भगवती के शब्दों को उद्धृत भी किया। कहा कि विकलांग व्यक्तियों के मानवाधिकार किसी भी अन्य व्यक्ति के समान ही पवित्र होते हैं और अहिंसक होते हैं। भारत का संविधान बिना किसी अनिश्चित शब्दों के इसकी गारंटी देता है। मुख्य न्यायाधीश ने विभिन्न हितधारकों और आम लोगों के बीच मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP अधिनियम के बारे में भी संवेदनशीलता और जागरूकता की आवश्यकता पर विचार विमर्श किया। दोस्तों, आप खबर सुनते हैं गोवा से। यहाँ पर दिव्यांग व्यक्तियों के राज्य आयुक्त कार्यालय ने गोवा में 2 नए डिप्लोमा कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा की है। ये कार्यक्रम भारतीय सांकेतिक भाषा व्याख्या में डिप्लोमा DISLI और भारतीय सांकेतिक भाषा शिक्षण में डिप्लोमा DTISL राज्य में पहली बार शुरू किए जा रहे हैं। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य भारतीय सांकेतिक भाषा व्याख्या और शिक्षण में कौशल को बढ़ाना और दिव्यांगता शिक्षा में नए रास्ते खोलना है। ये पाठ्यक्रम अली यावर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज द्वारा पेश किए जाएंगे, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग के तहत संचालित होता है। ये कार्यक्रम गोवा विश्वविद्यालय के सहयोग से ताली गांव पठार पर इसके परिसर में आयोजित किए जाएंगे। इन 2 डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की शुरुआत दिव्यांग व्यक्तियों के राज्य आयुक्त कार्यालय AYJNISHD और गोवा विश्वविद्यालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन MOU के कार्यान्वयन में पहला कदम है। DISLI पाठ्यक्रम उन उम्मीदवारों के लिए खोला है जिन्होंने कम से कम 50% अंकों के साथ अपनी वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा यानी कि 12वीं या समकक्ष पूरी की है। आवेदकों के पास कार्यात्मक हाथ भी होने चाहिए, कम से कम एक भाषा में धारा प्रवाह होना चाहिए और सामान्य श्रवण संवेदनशीलता होनी चाहिए। DTISL पाठ्यक्रम के उम्मीदवारों को कम से कम 45% अंकों के साथ अपनी वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा यानी 10वीं अधिक 2 या समकक्ष भी होना चाहिए। आवेदकों के पास भारतीय सांकेतिक भाषा ISL में कुशल कौशल होना चाहिए, विकलांगता या सुनने में अक्षमता का प्रमाण पत्र होना चाहिए और एक साक्षात्कार और ISL कौशल मूल्यांकन पास करना चाहिए। विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त गुरुप्रसाद पावस्कर ने कहा है कि हम गोवा में AYJNISHD और गोवा विश्वविद्यालय के माध्यम से इन 2 पाठ्यक्रमों की शुरुआत करने में प्रसन्न हैं। DISLI और DTISL कार्यक्रमों की शुरुआत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये पाठ्यक्रम व्यक्तियों को संचार अंतराल को पाटने और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए सशक्त बनाएंगे। दोस्तों, खबर सुनते हैं झारखंड के साहिबगंज से। इस प्रखंड के बड़ा रस्को पंचायत के पकड़िया गांव निवासी निःशक्त महिला मंझन हेब्रन उम्र 33 साल पिछले 15 दिनों से लापता है। जानकारी के अनुसार महिला दोनों पैरों से दिव्यांग है। परिजनों ने महिला के गुमशुदा का सनहा दर्ज कराने की बात कही है। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं रांची झारखंड से। हिम्मत और हौसला है तो फिर आपके सामने मुश्किलों की क्या हैसियत। झारखंड की राजधानी रांची की रहने वाली अरूबा को देखकर आप भी यही कहेंगे, ये बेटी मानसिक रूप से दिव्यांग है, लेकिन हुनर ऐसा है कि बड़े बड़े लोगों को टक्कर दे दे। अरूबा ने अपनी दिव्यांगता को कभी खुद के सपनों पर हावी नहीं होने दिया। लोगों के ताने उसे रोक नहीं पाए और उसने खुद का बिजनेस शुरू कर दिया। दरअसल अरूबा अपने हाथों से एक से बढ़कर एक साबुन बनाने का काम करती है। उन्होंने हल्दी चंदन साबुन, गोट मिल्क साबुन, हनी और ऑरेंज साबुन जैसे कई साबुन अपने हाथों से बनाए हैं। अरूबा ने बताया कि उन्हें साबुन बनाना उनकी माँ ने सिखाया। वे घर पर साबुन बनाकर एग्जीबिशन लगाती है और ऑनलाइन बेचा करती है। अरूबा की मेहनत को मुकाम भी मिला है। आज उनके साबुन झारखंड के कई शहरों में बिक रही हैं। अरूबा की मां शगुफ्ता ने बताया कि अरूबा को कस्टमर को समझाने में थोड़ी परेशानी आती है, इसलिए मैं हमेशा उसके साथ रहती हूँ। आज बैंक में उसका खुद का अकाउंट है और ये अपना फाइनेंस खुद हैंडल करती है।
अरूबा 8वीं तक स्पेशल स्कूल से पढ़ी है। जन्म से ही वो ऐसी है, जब पैदा हुई थी तब वो सिर्फ 1 किलो की थी। उसके बाद उसका मानसिक विकास नहीं हो पाया। उन्होंने आगे बताया कि समाज का काम तो ताने देना होता है, लेकिन हमने इस चीज पर कभी गंभीरता से विचार नहीं किया, क्योंकि जब आप मेहनत और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपको झुकने की जरूरत नहीं होती। दोस्तों, अगर आप भी अरूबा द्वारा बनाए गए साबुन को लेना चाहते हैं तो उनका संपर्क नंबर है 9937394626। दोस्तों, आइए सुनते हैं राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के बारे में। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल अब वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिए खुला है। भारत सरकार नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी NSP केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और अन्य विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रहा है। सभी पात्र और इच्छुक पुरुष और महिला अभ्यर्थी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना 2024-25 के लिए 1 जुलाई 2024 से ही आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2024 तक NSP छात्रवृत्ति के लिए आधिकारिक पोर्टल scholarships.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल अब निम्नलिखित समय सीमा के साथ AY 2024-2025 के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिए खुला है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं SWD आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख है 31 अगस्त 2024। INO स्तर सत्यापन की अंतिम तारीख है 15 सितंबर 2024। दूसरे स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि है 30 सितंबर 2024। इसी के साथ सुनते हैं पोस्ट मैट्रिक या टॉप क्लास छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 31 अक्टूबर 2024, जिसके लिए INO स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि है 15 नवंबर 2024। दूसरे स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि नवंबर 2024 में होगी। आइए सुनते हैं इससे जुड़ा मुख्य विवरण। पात्रता: प्री मैट्रिक से PhD स्तर तक अध्ययन करने वाले सभी भारतीय नागरिक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। छात्रवृत्ति: प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, योग्यता आधारित, साधन सहयोग्यता और अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति। आवश्यक दस्तावेज हैं आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक रिकॉर्ड शुल्क रसीद, पासपोर्ट आकार की तस्वीर और शिक्षा संस्थान के वास्तविक प्रमाण पत्र। आधिकारिक वेबसाइट नोट कर लें scholarships.gov.in, याद रहे scholarships.gov.in। इस योजना के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। ये छात्रवृत्ति सभी घटक बेंचमार्क विकलांगता वाले छात्रों के लिए खुले हैं, यानी कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में परिभाषित 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले नियमों के तहत निर्धारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। एक ही माता पिता के विकलांग 2 से अधिक बच्चे योजना का लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे। यदि दूसरा बच्चा जुड़वा है तो योजना के तहत छात्रवृत्ति जुड़वा को मिल सकेगी। किसी भी कक्षा में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति केवल 1 वर्ष के लिए उपलब्ध होती है। यदि किसी छात्र को एक कक्षा दोहरानी पड़ती है तो उसे दूसरी बार दूसरे वर्ष के लिए उस कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। इस योजना के तहत छात्रवृत्ति धारक किसी अन्य छात्रवृत्ति या वजीफे का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इस योजना के तहत छात्रों को किसी अन्य छात्रवृत्ति या वजीफे को स्वीकारने की तिथि से कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। आइए अब बढ़ते हैं जॉब ओपनिंग की तरफ। कर्मचारी चयन आयोग भारत सरकार यानी कि द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विभिन्न मंत्रालयों, विभागों या संगठनों के लिए जूनियर हिंदी अनुवादक, जूनियर अनुवाद अधिकारी, जूनियर अनुवादक, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक और वरिष्ठ अनुवादक के समूह B गैर राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगी कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित कर रहा है। ये लगभग 312 रिक्तियां हैं। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हैं। योग्यताएं: किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर्स डिग्री अनिवार्य है या वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी में डिग्री परीक्षा का मध्यम स्तर। नियुक्ति के लिए चुने गए उम्मीदवारों को भारत में कहीं भी सेवा करनी होगी, यानी पदों पर आलेख भारतीय सेवा देयता यानी
ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी AISL लागू होगी। इसके लिए आयु सीमा है 18 से लेकर 30 वर्ष की। पूरी जानकारी के लिए आप पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं ssc.gov.in पर। यहाँ पर नोटिस बोर्ड पर नोटिस को ढूंढे। साथ ही इसी पोर्टल पर आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकेंगे। याद रहे पोर्टल है ssc.gov.in। अंतिम तिथि है 25 अगस्त 2024। या आप टोल फ्री नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 18005320 याद रहे 18005320 दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लीड द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, यदि सरकार विकलांगता प्रमाणन में रंग कोडिंग के साथ आगे बढ़ने का फैसला करती है, तो ये विकलांगता के स्तर के बजाय मान्यता के स्तर पर आधारित होना चाहिए। जी हाँ, अब हम खबर सुन रहे हैं विकलांगता कोटा में हो रहे नए नियमों के चलते आने वाली कठिनाइयों पर। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग ने 29 जुलाई को एक मसौदा अधिसूचना जारी की, जिसमें विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2017 में निर्धारित विकलांगता प्रमाणन में संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है। ये संशोधन पूर्व प्रशिक्षु IAS अधिकारी पूजा खेड़कर द्वारा सिविल सेवाओं में प्रवेश के लिए विकलांगता कोटे का दुरुपयोग करने के मामले के बाद उजागर हुआ है। पिछले महीने विकलांगता अधिकार आंदोलन को भारी विरोध का सामना करना पड़ा है, जिसमें तेलंगाना कैडर की स्मिता सभरवाल सहित कुछ सिविल सेवकों ने कोटे को पूरी तरह से हटाने की आवश्यकता के बारे में भी बात की। दोस्तों, विकलांगता समुदाय में पारदर्शिता को बढ़ाना नियमों के पक्ष में है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि लोग विकलांगता का नाटक न कर रहे हों। वे विकलांगों के लिए दिए जाने वाले कोटे का गलत इस्तेमाल न कर सके। सरकार हमें 2 तरह की पहचान पत्र जारी करते हैं। पहला है आधार कार्ड, जो एक मूलभूत पहचान पत्र है जो किसी व्यक्ति के अस्तित्व की प्रमाण करता है। ये एक मूलभूत तरीका है। दूसरा तरीका होता है कार्यात्मक तरीका। उदाहरण के लिए जैसे कि पैन कार्ड, आय के लिए होता है, ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने के लिए होता है और पासपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए होता है। UDID इसी कार्यात्मक श्रेणी में आता है। नए नियमों के प्रस्तावित होने के मद्देनजर आधार के मुख्य वास्तुकार और सेंटर फॉर
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के सह अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद वर्मा ने कहा कि हमें यूडीआईडी को देखने के तरीके में बदलाव करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये किसी मुश्किल से मिलने वाले पहचान पत्र के बारे में नहीं है, ये उन सत्यापनों के स्तरों के बारे में होना चाहिए जिन्हें कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता हो। स्व घोषणा से लेकर सामाजिक सत्यापन तक और अधिक अधिकार संचालन सत्यापन तक हमें ये नहीं मानना चाहिए कि एक ही तरीका सभी के लिए सही है। उन्होंने कहा कि हमें ये नहीं मानना चाहिए कि एक ही तरीका सभी के लिए सही हो और हमें अलग अलग डिजिटल रूप से सत्यापित हुए कार्ड्स की जरूरत है जिन्हें सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों में उपयोग के विभिन्न मामलों में स्वीकार किया जाए। इसे डिजाइन करने के लिए DPI यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सोच को लागू करना होगा और आधार और DG लॉकर का लाभ उठाना जरूरी होगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि DPI ने भारत को अकल्पनीय काम करने में सक्षम बनाया है। आज UPI का उपयोग करके देश की 80% से भी ज्यादा आबादी वित्तीय समावेशन में आ चुकी है। UDID कार्ड केवल लाभ प्राप्त करने के लिए सरकारी प्रमाण पत्र से अधिक होना चाहिए। विकलांग लोगों को न केवल सरकारी कॉलेजेस बल्कि नौकरियों में भी कोटा चाहिए, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करने के अवसर भी उन्हें मिलने चाहिए। UDID कार्ड केवल कल्याण वितरण का साधन नहीं होना चाहिए। अगर हम उस जाल में फंस जाएंगे तो हम विकलांगता के एक बुरे मॉडल को मजबूत करेंगे, जहां इसे केवल कल्याणकारी योजनाओं के लिए मान्यता दी जाती है। दिव्यांगों को दूसरों के साथ समान स्तर पर रखने के लिए कोटा जरूरी होता है और विकलांगता से जुड़ी अतिरिक्त लागतों को देखते हुए पेंशन आवश्यक है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि एक ऐसी दुनिया में जहां WHO का अनुमान है कि 15% आबादी विकलांग है, कई लोग अपनी विकलांगताओं को छिपा रहे हैं। परिवारों को अक्सर अपने बच्चों को विकलांगता प्रमाण पत्र दिलाने के लिए प्रमाणन अधिकारी के पास जाने में पूरा दिन लग जाता है। एक दैनिक मजदूरी गंवानी पड़ती है, आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है, ये जानते हुए कि बच्चा भविष्य में आर्थिक रूप से योगदान नहीं दे पाएगा। हमें पूजा खेड़कर और उसके जैसे अन्य कैंडिडेट्स को विकलांगता कोटे का दुरुपयोग करने के लिए कोई भी खामी छोड़नी ही नहीं चाहिए। हालांकि क्या प्रमाणन प्रक्रिया को इतना कठिन बनाना कि एक विकलांग बच्चा स्कूल न जा सके और उसे उचित सुविधाएं न मिल सके सही समाधान है? संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत सभी के लिए शिक्षा के अधिकार को अनिवार्य करने के बाद अगर नीति निर्माता इस दिशा में कदम उठाते हैं तो ये शर्म की बात होगी। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं हरियाणा से। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और अन्य आयुक्तों ने 3 नवंबर से पहले होने वाली आगामी हरियाणा विधानसभा चुनावों की तैयारी की विस्तृत और व्यापक समीक्षा की है। अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान ECI अधिकारियों ने आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय लोक दल और जननायक जनता पार्टी सहित प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। पार्टियों ने कई मुद्दे उठाए, जिनमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने, सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने और विशेष रूप से बुजुर्ग और विकलांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र की पहुंच में सुधार के बारे में चिंताएं शामिल हैं। पहली बार चुनाव में 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग लोगों को अगर वे चाहें तो घर से मतदान करने का मौका मिलेगा। इस नए विकल्प का उद्देश्य घरेलू मतदान प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए मतदान को अधिक सुलभ बनाना है। ECI ने मतदाता सूची, EVM प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स और मतदाता जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए जिला और पुलिस अधिकारियों के साथ चुनाव प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की। अंतिम मतदाता सूची 27 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी और इसमें लगभग 2.1 करोड़ पंजीकृत मतदाता शामिल होंगे, जिनमें 4.5 लाख से अधिक पहली बार मतदाता और बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक और विकलांग मतदाता शामिल हैं। समीक्षा में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कुल 20,000 से भी अधिक मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो पिछले चुनाव से अधिक है।
इसके अतिरिक्त पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग लागू की जाएगी। दोस्तों, वरिष्ठ आईएएस और तेज तर्रार अधिकारी स्मिता सबरवाल के खिलाफ तेलंगाना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। अखिल भारतीय सेवाओं में विकलांगों के लिए आरक्षण को लेकर उनकी टिप्पणियों पर अभी तक हंगामा जारी है। ये विवाद अब सीधे हाईकोर्ट में चला गया है। स्मिता सबरवाल की टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए यूपीएससी अध्यक्ष को उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का आदेश देने के लिए एक याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की और अहम आदेश जारी किए। तेलंगाना की तेज तर्रार आईएएस और राज्य वित्त आयोग की सदस्य सीमा सबरवाल अक्सर चर्चा में रही हैं। क्या अखिल भारतीय सेवाओं में विकलांगों के लिए आरक्षण जरूरी है? उन्होंने ट्विटर पर जो पोस्ट किया है, नेटीज के अलावा देश भर में कई पूर्व आईएएस अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने विकलांगों के लिए आरक्षण पर स्मिता सबरवाल के इस पोस्ट पर न केवल प्रतिक्रिया दी है, बल्कि इसका खोलकर विरोध भी किया है। हालांकि उन्होंने अभी भी अपनी राय नहीं बदली है, वो अपने दिए बयान पर कायम है। इसके चलते सामाजिक कार्यकर्ता वसुंधरा ने स्मिता सबरवाल की ओर से दिव्यांगों पर किए गए बयान पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ ने स्मिता सबरवाल की ओर से की गई टिप्पणियों को चुनौती देने के याचिकाकर्ता के अधिकार पर सवाल उठाया है। हालांकि याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ को बताया कि याचिकाकर्ता एक विकलांग है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इस याचिका पर पूरी जानकारी के साथ हलफनामा दाखिल करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसी बीच स्मिता सबरवाल की टिप्पणी पर कई जनप्रतिनिधि और पूर्व आईएएस पहले ही आपत्ति जता चुके हैं। इसमें कहा गया है कि स्मिता सबरवाल की टिप्पणी से दिव्यांगों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। लोगों ने कहा है कि वे एक वरिष्ठ आईएएस होने और समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर करने का प्रयास करने के कारण उन्होंने विकलांग लोगों के बारे में अलग से बात करने पर अत्यधिक असहिष्णुता व्यक्त की है। वरिष्ठ आईएएस स्मिता सबरवाल के खिलाफ जहां पहले ही कई लोग केंद्र से शिकायत कर चुके हैं, वहीं अब हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। लेकिन इस विवाद का अंत कहां होगा, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, खबर बेंगलुरु से। दी एसोसिएशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज यानी एपीडी द्वारा एबीबी इंडिया के सहयोग से शुरू की गई एक अग्रणी पहल रिहैब ऑन व्हील्स ने बेंगलुरु में वंचित समुदायों को महत्वपूर्ण पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने का 1 वर्ष पूरा कर लिया है। 2023 में अपनी शुरुआत के बाद से ROW ने 1600 से भी अधिक लाभार्थियों को सेवा प्रदान की है, जिससे उन्हें अधिक स्वतंत्रता प्राप्त करने और उनके समग्र कल्याण में सुधार करने में मदद मिली है। ये विकलांग लोगों के लिए अपनी ही तरह की एक पहली पुनर्वास परियोजना है, जिसकी शुरुआत अपने मोबाइल यूनिट के माध्यम से निःशुल्क, सुलभ और सस्ती देखभाल प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। परियोजना को कई स्थानों पर संहिताबद्ध और दोहराया गया है, जहां पुनर्वास की आवश्यकता है। इसे कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी यानी CSR के हिस्से के रूप में एबीबी इंडिया द्वारा पोषित किया गया है। इस मोबाइल यूनिट ने बेंगलुरु के शहरी और ग्रामीण जिलों में सबसे कम सेवा प्राप्त समुदायों में 23 सेवा केंद्रों तक पहुंच बनाई है, ताकि विकलांग लोगों को गतिशीलता, सहायता और सहायक उपकरणों के माध्यम से सशक्त बनाया जा सके। इस परियोजना ने विकलांगता सहायता, सहायक सेवाओं और सामुदायिक शिविरों के वितरण के माध्यम से व्यक्तियों की कार्यात्मक क्षमताओं और समग्र कल्याण में सुधार करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं भी सफलतापूर्वक प्रदान की है। गुणवत्ता के प्रति ROW की प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जिसमें 67% लाभार्थी अपनी देखभाल से वास्तव में संतुष्टि महसूस करते हैं। परियोजना ने लाभार्थियों को संगठित करने और अपनी सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सामुदायिक नेताओं, आशा, ANM और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहित स्थानिक हितधारकों को सफलतापूर्वक शामिल किया है। ये रणनीतिक साझेदारियां पुनर्वास सेवाओं की सबसे अधिक मांग वाले क्षेत्रों की पहचान करने में सहायक रही हैं। दोस्तों, खबर है मुंबई से। सांता क्रूज निवासी
30 वर्षीय सुनने और बोलने में अक्षम व्यक्ति की हत्या कर शव को सूटकेस में ठूसने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद पायधोनी पुलिस ने बुधवार को मृतक की पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दावा किया है कि रुखसाना शेख का गिरफ्तार आरोपी जय चावड़ा के साथ 1 साल से अधिक समय से विवाहेतर संबंध चल रहा था। दोनों ने कथित तौर पर उसके पति अरशद की हत्या की साजिश रची और शिवजीत सिंह को भी शामिल किया, जो कथित तौर पर नशे का आदी है और उसके खिलाफ उल्लासनगर में कई मारपीट के मामले दर्ज हैं। आरोपी भी बोलने और सुनने में अक्षम है। गुरुवार को रुखसाना को कोर्ट में पेश किया गया। हत्या का खुलासा रविवार को हुआ जब रेलवे पुलिस ने दादर रेलवे स्टेशन पर चावड़ा के एक सूटकेस के साथ उसे हिरासत में लिया। सूटकेस से खून बह रहा था। जब उसे खोला गया तो उसमें से एक व्यक्ति का शव मिला, जिसकी बाद में पहचान अरशद के रूप में की गई। चावड़ा को पकड़ लिया गया, जबकि शिवजीत भागने में सफल रहा। बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने रविवार को बताया कि चावड़ा ने शेख और शिवजीत को पार्टी के लिए अपने फ्लैट पर बुलाया था। शराब पीने के बाद उसने शेख को मारा और पिटाई की। पुलिस ने दावा किया कि जब शिवजीत रस्सी से अरशद का गला घोंट रहा था और हथौड़े से उसे मार रहा था, तब चावड़ा ने अपने दोस्त जगप्रीत सिंह को वीडियो कॉल किया था, जो विदेश में रहता है, और उसे क्रूर हमला दिखाया। पुलिस ने कहा कि वे जगप्रीत के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं, जिसने कथित तौर पर वीडियो कॉल को सोशल मीडिया पर शेयर किया था। पुलिस जगपाल प्रीत के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस करने की संभावना भी है, जो मूल रूप से पंजाब का रहने वाला है और उसके पास बेल्जियम का पासपोर्ट है। पुलिस आरोपी समेत मूक बधिर व्यक्तियों के एक व्हाट्सएप ग्रुप की भी जांच कर रही है। एक जांचकर्ता ने बताया कि हत्या के बाद रुखसाना ने चावड़ा को फोन करके पूछा कि क्या काम हो गया है। सूत्रों ने बताया कि चावड़ा ने रुखसाना को वीडियो कॉल किया था और अरशद का शव फर्श पर पड़ा दिखाया। पुलिस को पता चला है कि अरशद ने 6 महीने पहले किसी मुद्दे पर चावड़ा पर कथित तौर पर हमला किया था और उसका वीडियो भी बनाया गया था। चावड़ा इसका बदला लेना चाहता था। एक पुलिस सूत्र ने बताया कि महिला जानती थी कि उसके पति की हत्या कर दी गई है। उन्होंने बताया कि रुखसाना और चावड़ा ने वीडियो कॉल के जरिए शेख की हत्या की कई बार साजिश रची थी। पुलिस ने मामले में सबूत नष्ट करने का आरोप भी जोड़ा है और आरोपी के बैंक खातों की जांच चल रही है। दोस्तों, इसी के साथ प्रोग्राम में अब वक्त हो चला है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज MSJE की तरफ से फेसबुक अपडेट्स पढ़ने का। तो आइए आज इस सेक्शन के दौरान हम पढ़ते हैं कि डिपार्टमेंट ने अपने फेसबुक पर कौन सी खबरें साझा की हैं। दोस्तों, पहली अपडेट में हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 15 अगस्त का भाषण। आइए सुनते हैं उन्होंने इसमें दिव्यांगों को लेकर क्या कहा है। जब मेरे दिव्यांग भाई बहन भारतीय साइन लैंग्वेज की बात हो या तो सुगम्य भारत का अभियान हो, उसको लगता है कि मेरी भी डिग्निटी है। देश के नागरिक सम्मान के भाव से देखता है और पैरालंपिक में तो हमारे खिलाड़ी नई नई ताकत दिखाने लगे हैं। तब लगता है कि ये जो मेरा मम भाव है, हम सबका मम भाव है, उसकी ताकत नजर आती है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो है दिव्यांग कला मेला के बारे में। जी हां, 16 अगस्त 2024 से 22 अगस्त 2024 तक प्रातः 11 बजे से शाम 9 बजे तक BTI ग्राउंड शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है दिव्यांग कला मेला। इस दिव्यांग आर्ट फेयर की विशेषताएं हैं विभिन्न राज्यों से आ रहे विभिन्न दिव्यांग उद्योजक। ये विशेष तौर पर विभिन्न राज्यों के दिव्यांग कारीगरों और शिल्पकारों के स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री होती है। दिव्य कला शक्ति दिव्यांग कलाकारों द्वारा एक पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, जो कि 22 अगस्त 2024 को शाम 5 बजे से शुरू होगा। दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों का मूल्यांकन एवं वितरण भी इस कार्यक्रम के दौरान किया जाएगा। दिव्यांग रोजगार मेला भी इस कार्यक्रम में लिया जाएगा, जहां पर योग्यता के आधार पर दिव्यांगजनों का चयन भी मुमकिन होगा। इस दिव्यांग कला मेला के लिए प्रवेश निःशुल्क है।
ये 50 से भी अधिक दिव्यांग उद्यमियों के लिए शिल्प कौशल और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा मौका साबित हो सकता है। दोस्तों, इसी के साथ डिपार्टमेंट ने 15 अगस्त की भी शुभकामनाएं दी है और कहा है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सभी नागरिकों को 78वें स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता है। आइए हम सब मिलकर एक समावेशी भारत के निर्माण का संकल्प लें, जिसमें समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाया जाए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली पोस्ट की तरफ। अगली पोस्ट में हम सुनने जा रहे हैं दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के बारे में। अपने सपनों को नई उड़ान दे, विकलांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति का सुनहरा अवसर। शिक्षा में समानता और सशक्तिकरण की दिशा में अपने कदम बढ़ाए। जी हाँ, दिव्यांग छात्रों को छात्रवृत्ति मिल सकती है राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना के तहत। इसके लिए 2024-25 वर्ष के लिए आवेदन खुल चुके हैं। आवेदकों के लिए कुछ अनुदेश दिए गए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। नेशनल ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन पूरे वर्ष ऑफलाइन ही प्राप्त किए जाते हैं। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते समय सही सूचना प्रदान करें। आवेदन पत्र भरने के लिए पात्रता मानदंड और अनुदेशों सहित योजना का ब्यौरा www.tepwd.gov.in पर उपलब्ध है। बेंचमार्क दिव्यांगजन अर्थात न्यूनतम 40% दिव्यांगता और एक विशिष्ट दिव्यांगता पहचान UDID या UDID नामांकन संख्या वाला व्यक्ति आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करें www.scholarships.gov.in पर। इसी के साथ आइए सुनते हैं डिपार्टमेंट की अगली पोस्ट, जो है दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग MSJE द्वारा चंदू चैंपियन की विशेष स्क्रीनिंग के बारे में। जी हाँ, विभाग द्वारा चंदू चैंपियन की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की गई, जिसमें भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता श्री मुरली कांत पेटकर का सम्मान किया गया। सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने महादेव ऑडिटोरियम में श्री पेटकर को सम्मानित किया। दोस्तों, आपको बता दें कि श्री मुरली कांत पेटकर भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। उन्होंने जर्मनी के हिडलबर्ग में 1972 के ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने 50 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा में 37.33 सेकंड्स का समय लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। दोस्तों, डिपार्टमेंट की अगली पोस्ट भी मुरली कांत जी के बारे में ही है। आइए इसे भी सुनते हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिल्ली के महादेव ऑडिटोरियम में भारत के प्रथम पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता श्री मुरली कांत पेटकर के जीवन पर आधारित फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग की गई। इस अवसर पर विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने मुरली कांत पेटकर जी को सम्मानित करते हुए कहा कि ये फिल्म मुरली कांत जी के संघर्ष को जीवंत रूप से दर्शाती है। आज हमारे समाज में हर कोई ऐसी कहानियां सुनना और देखना पसंद करता है, जो हमें प्रेरणा देती है। मुरली कांत जी ने 1972 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। मुझे विश्वास है कि हमारे दिव्यांग खिलाड़ी आगामी पेरिस ओलंपिक में देश को गौरवान्वित करेंगे। श्री मुरली कांत पेटकर जी ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि आज मैं आपके बीच आकर बहुत खुश हूँ। मैं कामना करता हूँ कि आज की पीढ़ी मेरे पदकों से प्रेरित हो और हमारे बच्चे भविष्य में देश के लिए और अधिक पदक जीते। दोस्तों, इसी के साथ डिपार्टमेंट के फेसबुक पेज पर इस प्रोग्राम से जुड़ी तमाम अच्छी तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिनमें श्री मुरली कांत पेटकर जी को एक सम्मान चिन्ह देते हुए भी देखा जा सकता है। साथ ही सभी मान्यवर और प्रेक्षकगणों की तस्वीरें भी इसमें साझा की गई हैं। दोस्तों, अगले पोस्ट पर बढ़ते हुए सुनते हैं राष्ट्रीय न्यास की पहल घरौंदा के बारे में। घरौंदा ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता, बौद्धिक दिव्यांगता और बहुदिव्यांगता से प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण के हेतु कार्यरत एक वयस्कों के सामूहिक आवास की योजना है। इसमें दिव्यांगजनों के लिए जीवन भर के लिए न्यूनतम गुणवत्ता एवं देखभाल सेवाओं युक्त घर सुनिश्चित करना शामिल है। प्रति केंद्र में अधिकतम 20 लाभार्थी रह सकते हैं। वर्तमान में 22 घरौंदा केंद्रों में
370 लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। यहाँ वयस्कों को जीवन भर प्यार, सुरक्षा और सम्मान मिलता है। विकलांग सशक्तिकरण विभाग के तहत राष्ट्रीय न्यास के तहत वयस्क विकलांग लोगों को जीवन भर सम्मानजनक देखभाल मिलती है। इसी के साथ डिपार्टमेंट ने अपनी अगली पोस्ट में हर घर तिरंगा के अभियान को आगे बढ़ाते हुए पोस्ट किया है और कहा है कि धरती पर रंग भरे आसमान में लहराए, हर घर तिरंगा हमारी शान कहलाए, हर घर तिरंगा हर दिल में भारत। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली पोस्ट की तरफ। अगली पोस्ट में लिखा गया है दिव्यांग छात्रों के लिए सुनहरा अवसर। क्या आप दिव्यांग छात्र हैं और अपनी शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं? अपने सपनों को उड़ान देने का समय आ गया है। शिक्षा के क्षेत्र में प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक और हाई ग्रेड छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग आपको प्रोत्साहित करता है। इस अवसर का जरूर लाभ उठाएं और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर तुरंत आवेदन करें। वेबसाइट है www.scholarships.gov.in। शिक्षा का दीप जलाएं और अपने सपनों को साकार करें। दोस्तों, आइए आपको बता दें अंतिम तिथियों के बारे में। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि है 31 अगस्त 2024। वहीं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति के लिए अंतिम तिथि है 31 अक्टूबर 2024। दोस्तों, डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही अगली पोस्ट के बारे में सुनते हैं। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान विभाग के भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ISLRTC ने विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल की अध्यक्षता में आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी शंकर विहार नई दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्कूल प्रशासकों, छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच भारतीय सांकेतिक भाषा को बढ़ावा देना और आर्मी पब्लिक स्कूल के संकाय को सांकेतिक भाषा कौशल बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करना है। ISLRTC के निदेशक डॉक्टर N होना रेड्डी और आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी के प्रबंध निदेशक मेजर जनरल PR मुरली ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता ज्ञापन भारतीय सांकेतिक भाषा के क्षेत्र में सहयोग और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये सहयोग भारतीय सांकेतिक भाषा ISL की पहुंच और प्रभावशीलता को बढ़ाएगा। इसी के साथ इस ज्ञापन के हस्ताक्षरण के समय की तस्वीर भी साझा की गई है। आइए बढ़ते हैं अगली पोस्ट की तरफ। राष्ट्रीय NAS यानी ऑटिज्म सेरेब्रल पाल्सी मानसिक मंदता और बहुविकलांगता से प्रभावित बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित योजना दिशा योजना के तहत 0 से 10 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए बचपन में हस्तक्षेप और स्कूल की तैयारी का एक मजबूत प्रयास। जी हाँ दोस्तों, बात चल रही है राष्ट्रीय न्यास के दिशा योजना की। ये राष्ट्रीय न्यास की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसमें 0 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए बाल्यकालिक हस्तक्षेप और स्कूल जाने के लिए तैयार करना शामिल है। बच्चों के बाल्यकालिक हस्तक्षेप एवं स्कूली तैयारी के लिए सुविधा और माता पिता के लिए परामर्श इसमें दिया जाता है। साथ ही प्रति केंद्र में अधिकतम 20 लाभार्थियों को लाभ दिया जाता है। वर्तमान में 22 दिशा केंद्रों में 351 लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। BPL और LIG को वित्त पोषण का प्रावधान भी इस योजना के तहत किया जाता है। याद रहे, राष्ट्रीय न्यास की दिशा योजना। दोस्तों, आज का हमारा ये सेक्शन यही खत्म होता है और साथ ही समाप्त होता है आज का प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स। लेकिन चलते चलते हम आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे। आप इस शो के बारे में, इस सेक्शन के बारे में जो भी सोचते हैं हमें लिख भेजें। आप हमें ईमेल भेज सकते हैं radioudan@gmail.com पर, या फिर आप YouTube पर कम्युनिटी कलर्स प्रोग्राम के कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आपका प्यार आपके सुझावों के रूप में हमें लगातार मिलता रहता है, जिससे हमें इस प्रोग्राम को नवीनतम बनाने की, इस प्रोग्राम को अनोखा और
महत्वपूर्ण रूप से भरोसेमंद बनाने की एक दिशा मिलती है, एक प्रेरणा मिलती है। तो आपसे गुजारिश है कि अपना प्यार हम पे यूं ही बनाए रखें और रेडियो उड़ान के प्रोग्राम सुनते रहें। चलते चलते आइए एक बार फिर से सुन लेते हैं हेडलाइंस। विकलांग बच्चों के लिए सुरक्षात्मक वातावरण करना होगा सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने कहा। गोवा को 2 सांकेतिक भाषा डिप्लोमा पाठ्यक्रम मिले। एक दिव्यांग महिला हुई 15 दिनों से लापता। दिमाग से 40% दिव्यांग, लेकिन हौसला 200% का। सुनेंगे रांची की अरूबा का कमाल। सुनेंगे जॉब अलर्ट और छात्रवृत्ति के बारे में। विकलांगता कोटा के नए नियम दिव्यांगों के लिए जीवन को कर सकते हैं कठिन। चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा। IAS स्मिता सबरवाल के खिलाफ याचिका। बेंगलुरु में परिवर्तनकारी पुनर्वास सेवाओं का 1 वर्ष। सुनेंगे सूटकेस हत्याकांड के बारे में।